अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज अहमद जमाल और आप देख रहे हैं लग्जोमोटिव। आज हम किसी एक गाड़ी का रिव्यू नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जो 25% टैक्स लगाया गया है हाइब्रिड कार्स के ऊपर। लेकिन हम सिर्फ टैक्सेस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करेंगे जो आपको पहली नज़र में देखने में लगेगा कि बिल्कुल अनरिलेटेड है। द रिलेशन इज़ अबाउट the hybrid cars, the petrols, the electricity consumption, IPPs and the overall energy system of Pakistan। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल वो ये है कि क्या PHEVs या HEV व्हीकल्स को महंगा करने से लोग पेट्रोल या आइस इंजन कार्स लेना शुरू कर देंगे, और क्या वो कार्स लेने की वजह से हमें पेट्रोल की इंपोर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। और दूसरा सवाल ये है कि आया अगर लोग PHEVs रखते हैं या EV कार्स रखते हैं और उनको सोलर पे चार्ज करते हैं तो क्या हमारा जो नेशनल ग्रिड है जिसमें IPPs भी आ जाते हैं उनको वो फ़ायदा हो सकेगा जिसकी उम्मीद की जाती है। अब इस पॉइंट पे बिफोर एवरीबॉडी स्टार्ट्स क्रिटिसाइजिंग, तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मुझे इन सपोर्ट ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स कि क्या IPPs को बचाने के लिए ये किया जा रहा है जो हाइब्रिड कार्स महंगी की गई हैं, या पेट्रोल का रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ये चीज़ की जा रही है, तो मैं डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट ऑफिशियली मुझे नहीं मिल सका। अगर हम पाकिस्तान की कंप्लीट एनर्जी इकोनॉमी को देखें तो बहुत सारे सवालात उसको देख के हमारे माइंड में आते हैं और आज हम उनके बारे में ही बात करेंगे। पाकिस्तान में हाइब्रिड कार्स को कुछ अरसे से कन्वेंशनल पेट्रोल कार्स की निस्बत कम टैक्स की ट्रीटमेंट दी जा रही थी, लेकिन पुरानी कंसेशन 30 जून 2026 को एक्सपायर हो गई है और जुलाई 2026 से अफेक्टेड व्हीकल पर टैक्स बर्डन स्टैंडर्ड 25% हो गया है। अब ऑब्वियसली इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या हुआ है, कार्स महंगी हो गई हैं। और यहाँ एक नॉर्मल पाकिस्तानी बायर का कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। सपोज कि आप एक हाइब्रिड SUV लेने का सोच रहे थे और आप कह रहे थे कि हाँ हाइब्रिड थोड़ी महंगी है लेकिन फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है, लेकिन अगर टैक्स की वजह से वो कार 1 मिलियन या उससे भी ज़्यादा महंगी हो जाए तो बायर नेचुरली कैलकुलेट करेगा मैं फ्यूल में कितनी सेविंग करूँगा और वो एक्स्ट्रा पैसे कितने साल में रिकवर होंगे। और अगर कैलकुलेशन उसके फेवर में नहीं आती, बायर कह सकता है कि छोड़ो हाइब्रिड एंड वी विल गो फॉर द पेट्रोल कार, और यहीं से हमारी असली डिस्कशन स्टार्ट होती है। देखें, हम नॉर्मली कार को सिर्फ कार समझते हैं। आप शोरूम गए, कार खरीदी, घर ले आए, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कार असल में एक एनर्जी कंज्यूमिंग मशीन है। आइस कार क्या कंज्यूम करती है? पेट्रोल। हाइब्रिड कार क्या कंज्यूम करती है? पेट्रोल लेकिन कम। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या कंज्यूम करती हैं? पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी। अब इस डिफरेंस को पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें। अगर एक पाकिस्तानी ड्राइवर कन्वेंशनल पेट्रोल SUV चला रहा है तो उसकी हर किलोमीटर की ड्राइविंग के साथ पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है, और पेट्रोल का मतलब सिर्फ पेट्रोल का बिल नहीं है। उस पेट्रोल के अंदर इंपोर्ट कॉस्ट, फॉरेन एक्सचेंज है, पेट्रोलियम लेवी है, टैक्सेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं और पूरी पेट्रोलियम सप्लाई चेन है। पाकिस्तान हर साल इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर स्पेंड करता है। इसलिए फ्यूल एफिशिएंसी पाकिस्तान के लिए सिर्फ कंज्यूमर का इशू नहीं है, ये नेशनल इकोनॉमिक इशू है। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है। फर्ज करें कि पाकिस्तान में 10 मिलियन कार्स है और आहिस्ता आहिस्ता उन कार्स में से 1 मिलियन कार्स शिफ्ट हो जाती हैं हाइब्रिड्स पे या PHEVs पे या EVs पे, तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान की फ्यूल कंजम्पशन है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। लेकिन वो कम होने की वजह से फ़ायदा यूज़र को भी होगा, उसका ख़र्चा कम होगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको इंपोर्ट ड्यूटी तो पे करनी पड़ती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, या फॉरेन एक्सचेंज जो हम उसके एवज देते हैं उसमें उनको फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का एक और एंगल भी आता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में बहुत सारा टैक्स आपसे कलेक्ट करती है जो कि फेडरल गवर्नमेंट में एक अच्छी खासी अमाउंट ऐड करता है। तो थ्योरेटिकली अगर आपका फ्यूल की कंजम्पशन कम होती है तो गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन भी कम होगी और इसका प्रेशर आपके ओवरऑल पेट्रोलियम रिलेटेड टैक्स की कमी की सूरत में आ सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हाइब्रिड कार्स को महंगा इसलिए किया जा रहा है कि ताकि पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़े और उसके ऊपर वो टैक्स जो कलेक्ट करते हैं उसकी कलेक्शन बेहतर हो सके। हाँ, लेकिन ये एक उसको इन्फ्लुएंस करने वाला फैक्टर ज़रूर है। लेकिन ये एक इकोनॉमिक फैक्ट है कि पेट्रोल की कम कंजम्पशन की वजह से आपकी टैक्सेस की कलेक्शन कम होगी, जिसकी निस्बत में पेट्रोल से रिलेटेड जो गवर्नमेंट रेवेन्यू लेती है वो कम हो सकता है। अब कोई कहेगा कि अहमद पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक कार यूज़ करो,
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एंड थ्योरेटिकली यस, प्रॉब्लम वाकई सॉल्व हो जाती है। पाकिस्तान के लिए ईवीज एंड PHEVs बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का सिग्निफिकेंट पोर्शन हम डोमेस्टिकली जनरेट करते हैं, जिसमें हाइड्रो, न्यूक्लियर, सोलर, विंड और दूसरे डोमेस्टिक सोर्सेज हैं। अगर एक कार पेट्रोल की बजाय इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है तो थ्योरेटिकली हम इंपोर्टेड ऑयल की बजाय डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान में एक और रेवोल्यूशन ऑलरेडी हो रहा है और उसका नाम है रूफटॉप सोलर्स। अब इमेजिन करें कि आपके घर की छत पे सोलर लगा हुआ है, से 10 किलोवाट्स, 15 किलोवाट्स, कैन बी 20 किलोवाट्स एज वेल। और दिन में सनलाइट आ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उससे आपका घर चल रहा है, आपके एसीज चल रहे हैं। उसके अलावा आप उससे अपनी ईवी कार भी चार्ज कर सकते हैं। तो इसेंशली यू आर इन अ सस्टेनेबल मोड, जिसमें आपको कोई भी रिसोर्स ना गवर्नमेंट से लेना पड़ रहा है ना कहीं और से। यू आर जनरेटिंग योर ओन इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पेंडिंग इट। इस प्रोसेस में पेट्रोल कितना यूज हुआ? 0। ग्रिड से कितनी इलेक्ट्रिसिटी खरीदी? हो सकता है बहुत कम या 0। और यहाँ पाकिस्तान का केस दुनिया के दूसरी मार्केट से डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ईवी अगर ग्रिड पे चार्ज होती तो हमारे नेशनल ग्रिड में कंजम्पशन ऐड होती। इसका मतलब ये है कि अगर ईवीज रोड्स पे चल रही हैं, इट डजंट नेसेसरीली मींस कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रही है। और यहाँ से IPP वाली डिस्कशन और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मैं इस बात को बहुत सिंपल तरीके से करता हूँ। पाकिस्तान में पावर सेक्टर का मेजर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या रहा है, इसे अंडरस्टैंड करने की बहुत जरूरत है। कैपेसिटी पेमेंट्स, सर्कुलर डेट, इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन कैपेसिटी का फाइनेंशियल बर्डन। अब ये क्या चीजें हैं? पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी बिल्ड की, लेकिन अगर डिमांड उतनी ना हो जितनी एक्सपेक्टेड थी तो सिस्टम पर फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती हैं, जिन्हें IPPs की पेमेंट्स कहते हैं हम। इसलिए पाकिस्तान का पावर सेक्टर सिर्फ ये नहीं देखता कि हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, बल्कि ये भी इंपॉर्टेंट है हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है और उसका फाइनेंशियली सस्टेनेबल कैसे किया जा सकता है। IMF की करंट पाकिस्तान प्रोग्राम में भी जनरेशन कैपेसिटी को डिमांड के साथ रैशनलाइज करने, पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट कंट्रोल करने और IPPs रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने की बात हो रही है। अब इमेजिन करें कि पाकिस्तान में रूफटॉप सोलर बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। लोग ग्रिड से कम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, फिर बैटरीज ऐड हो जाती हैं, ग्रिड कंजम्पशन और कम हो सकती है और फिर ईवीज आ जाती हैं। तो नॉर्मली हम ये कहेंगे कि एक्सीलेंट, ईवीज हमारी इलेक्ट्रिक डिमांड इंक्रीज करेंगी। लेकिन ईवीज तो ग्रिड पे चार्ज नहीं हो रही हैं, वो तो मेजरली चार्ज की जा रही हैं आपके सोलर सिस्टम पे। तो यहाँ से अब शुरू होता है मेरा असल सवाल। अब मेरी बात को गलत ना समझिएगा, ईवीज का एडिशन इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। पर इमेजिन एक घर है, उसमें सोलर लगा हुआ है, उसमें बैटरीज भी लगी हुई हैं जिनके पास बैकअप भी अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनके पास एक ईवी कार है जिससे वो सोलर पे चार्ज करते हैं, एंड वो जो उसका चार्जिंग ऐड होनी थी आपके नेशनल ग्रिड में, इट्स नॉट एडिंग इन इट एनी मोर, क्योंकि आप अपनी सेल्फ सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी से उसे चार्ज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके इंडिपेंडेंट पावर प्रोवाइडर्स हैं, IPPs हैं, उनका कंजम्पशन तो ना बढ़ सकी। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल सिस्टम के ऊपर आपका पर यूनिट कॉस्ट बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपका कंज्यूमर थोड़ा होता जा रहा है और जो कंज्यूम कर रहे हैं आपको उन्हीं से वो फिक्स्ड अमाउंट चाहिए। एक चीज़ समझने वाली है कि एग्जिस्टिंग जनरेशन कैपेसिटी की फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे इमेजिनरी तरीके से गायब नहीं हो जाती है। तो यानी कंज्यूमर की इकोनॉमिक्स इंप्रूव हो गई क्योंकि उसे कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही है, वो तो सेल्फ सफिशिएंट हो गया। लेकिन ग्रिड की इकोनॉमिक्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव नहीं होती हैं और पाकिस्तान को इसी ट्रांजिशन को इंटेलिजेंटली मैनेज करना होगा। अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करके देखते हैं। तो आपने हाइब्रिड के ऊपर टैक्स लगा दिया, जो कि ऑब्वियसली लगना था, 25% पे चला गया। अब हाइब्रिड महंगी हो गई तो कंज्यूमर कहता है कि मैं हाइब्रिड क्यों लूँ, मैं आइस इंजन कार ले लेता हूँ। उसके नतीजे में आपको पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ गई। पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ी तो आपको पेट्रोल ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसके नतीजे में आपको ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ इस सारे की वजह से गवर्नमेंट फ्यूल रिलेटेड टैक्स भी कलेक्ट करेगी और इन टर्म्स ऑफ दैट आपके अपफ्रंट गाड़ी का जो टैक्स है 25% ऑलरेडी वो आपकी आइस इंजन कार्स पे लगा हुआ था, तो वो भी आप देंगे गवर्नमेंट को। तो इस तरह से गवर्नमेंट अपने टैक्स की रिकवरी की तरफ तो आ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिव ये है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज की टर्म्स में ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म में व्हीकल रेवेन्यू मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पेट्रोल कंजम्पशन भी इंक्रीज हो सकती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये रिजल्ट हो, लेकिन पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या गवर्नमेंट हाइब्रिड कार्स को डिस्करेज कर रही है? यहाँ मैं अपनी बात को बैलेंस करना चाहता हूँ। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है।
ऐसी बात क्लेम करना इररिस्पॉन्सिबल होगा। और ऑनेस्टली हाइब्रिड टैक्स इंक्रीज की सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन अभी भी यही है कि प्रीवियस टैक्स कंसेशन का पीरियड खत्म हो गया था, तो नाउ द टैक्स इज रिस्टोर्ड एट 25%। पाकिस्तान फिस्कल प्रेशर में है, IMF प्रोग्राम है, रेवेन्यू टारगेट्स हैं और ऑटो सेक्टर में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को रेशनलाइज करना गवर्नमेंट के लिए एक इजी सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो सकता है। सो आई डोंट टेक दिस वीडियो एज आई हैव डिस्कवर्ड द गवर्नमेंट सीक्रेट प्लान, नो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ पॉलिसी को एनर्जी सिस्टम के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। मेरे ख्याल में इसका कोई सिंपल सोल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान को एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी चाहिए, जो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि EVs और PHEVs को प्रमोट किया जाए तो उसके लिए सिर्फ कार्स पर टैक्स कम कर देने से मसला हल नहीं होगा। प्रपोजल्स हैं कि हमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, टाइम ऑफ यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स होने चाहिए कि इतने से इतने बजे तक आप अपनी कार चार्ज कर सकते हैं और उस पर आपको यूनिट इतने का मिलेगा। ऐसी प्राइसिंग होनी चाहिए जो कंज्यूमर को उस वक्त EV चार्ज करने पर इंकरेज करे जब इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए वो बेनिफिशियल हो। सोलर और EV चार्जिंग को इंटेलिजेंटली इंटीग्रेट करना होगा और इवेंचुअली EVs को सिर्फ ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का इशू नहीं, एनर्जी पॉलिसी का पार्ट बनाना होगा। और साथ ही गवर्नमेंट को यह भी सोचना पड़ेगा कि अगर इन द फ्यूचर पेट्रोल की कंजम्पशन सब्सटेंशियली कम हो जाती है और उसके नतीजे में पेट्रोलियम लेवी से जो इनकम गवर्नमेंट को हो रही थी वो भी कम हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को भी अपना फाइनेंशियल मॉडल री इमेजिन करना पड़ेगा कि अब वो ये टैक्स कहाँ से कलेक्ट करेंगे या ये रेवेन्यू कहाँ से लेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान ने हाइब्रिड कार्स पर 25% टैक्स इसलिए लगाया है कि पेट्रोल की सेल्स कम हो रही हैं? तो मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। क्या गवर्नमेंट ने ये इसलिए किया है कि दे कैन प्रोटेक्ट द IPPs? तो मेरे पास इसका भी प्रूफ नहीं है। लेकिन क्या हाइब्रिड कार्स, PHEVs, EVs, रूफटॉप सोलर, पेट्रोल इंपोर्ट, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड IPPs एक दूसरे से इकोनॉमिकली कनेक्टेड है? एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल पॉलिसी को इसी बिगर पिक्चर के अंदर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कार सिर्फ कार नहीं होगी, कार एक एनर्जी कंज्यूमर होगी और अगर वो EV है तो वो एक बैटरी भी होगी और अगर उसके घर पर सोलर है वो हाउस होल्ड एनर्जी सिस्टम का पार्ट बन जाएगी। और अगर मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज ऐसा करते हैं तो क्या पाकिस्तान का एनर्जी मॉडल टोटली चेंज हो सकता है? और असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का करंट टैक्स स्ट्रक्चर हमें उस तरफ लेके जा रहा है जिस तरफ हम जाना चाहते हैं, या हम शॉर्ट टर्म टैक्स कलेक्शन के चक्कर में लॉन्ग टर्म एनर्जी ट्रांजिशन को स्लो कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास फाइनल आंसर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है। आपको क्या लगता है, अगर हाइब्रिड कार्स महंगी होती हैं तो क्या पाकिस्तानी कंज्यूमर वापस आइस की तरफ जाएगा? और अगर EVs और PHEVs सोलर से चार्ज होती हैं तो क्या पाकिस्तान के पावर सेक्टर को वाकई उतना फ़ायदा मिलेगा जितना हम समझते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस तरह की डिस्कशंस पसंद हैं जिसमें हम सिर्फ गाड़ियों के हॉर्स पावर और फीचर्स के बारे में बात नहीं करते बल्कि ओवरऑल डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान का ऑटोमोटिव सेक्टर किस तरफ को जा रहा है, तो लग्जो मोटिव को सब्सक्राइब कर लें। माय नेम इज़ अहमद जमाल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।